तो पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गुवोन दोही का बॉडीगार्ड बनने के लिए मान जाता है तो दोही उसे आज से ही काम पे लगने के लिए कहती है, लेकिन गुवोन उसका हाथ होल्ड करता है, कहता है कि अभी एक इंपॉर्टेंट काम करने के लिए हमें जाना पड़ेगा। ये कहकर वो टेलीपोर्ट होकर क्लॉक टावर के ऊपर आ जाता है जहाँ से पूरा सिटी दिखाई देता है। लेकिन दोही को हाइट से डर लगता था, इसीलिए वो तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। गुवोन कहता है कि ये बेस्ट प्लेस है जहाँ से मैं सभी इंसानों को देख सकता हूँ और उस मजबूर इंसान को ढूंढ सकता हूँ जिसके साथ मैं डील कर पाऊंगा। इसीलिए वो अपने पावर से अपने चारों तरफ इंसानों को ढूंढने लग जाता है। लेकिन इसी दौरान उसके उंगलियों में फिर से फायर शुरू हो जाती है और इस बार तो उसके 2 उंगलियों में आग जलने लगती है। तभी उसे डील करने लायक एक इंसान मिल जाता है, इसीलिए वो टेलीपोर्ट होकर एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ पहले ठंडे पानी से अपने उंगलियों को धोता है, दोही को एक कप ठंडा पानी रखने के लिए देता है। वो एक आदमी को डॉक्टर से बात करता हुआ देखता है जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो उनकी बेटी की जान नहीं बचा सकते क्योंकि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है, इसीलिए आगे ट्रीटमेंट कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो आदमी तो काफी ज्यादा रोते हुए डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लग जाता है, पर डॉक्टर उन्हें सॉरी कहकर चला जाता है। देन गुवोन दोही को लेकर उस बच्ची के रूम में जाता है जहाँ बच्ची की मॉम तो काफी ज्यादा सैड बैठी हुई थी और भगवान से प्रे कर रही थी अपनी बेटी योंसियो को ठीक करने की और उसे इस बीमारी से और ज्यादा सफर ना करना पड़े। तो गुवोन अंदर आ जाता है और कहता है कि मैं आपकी विश पूरी कर सकता हूँ। बच्ची की मॉम पूछती कि आखिर कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए। तो गुवोन उन्हें बता देता कि मैं एक डेमन हूँ और मैं आपकी विश पूरी कर सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक डील साइन करनी पड़ेगी जिससे तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। और बच्ची की मॉम को बिलीव नहीं होता और वो उसे बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी उनकी बेटी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लग जाती है। गुवोन दोही का हाथ होल्ड करता है और उन्हें कहता है कि आखिरी मौका है, फैसला आपके हाथ में है। बच्ची की तबीयत बिगड़ रही थी तभी गुवोन चुटकी मारता है और उसकी कंडीशन स्टेबल हो जाती है। जो देख बच्ची की मॉम कहती है कि आपने ये कैसे किया। तो गुवोन अपने मैजिक से कॉन्ट्रैक्ट लाता है, उन्हें कंडीशन के बारे में बताता है कि आपको मेरे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके डील करना है, इसके बदले मैं आपकी बच्ची को बचाऊंगा पर 10 साल बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम्हारी आत्मा को नरक में जाना पड़ेगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी से डिसाइड करो। दोही तो गुवोन से कहने लग जाती कि तुम उन्हें ऐसे फोर्स नहीं कर सकते, उन्हें कम से कम सोचने का टाइम तो दो। गुवोन तो उसे इस मैटर से बाहर रहने के लिए कहता है, बताता है कि मेरे पास टाइम ही तो नहीं है। तभी फिर से उसकी उंगलियों में फायर शुरू हो जाती है। जो देख दोही समझ जाती है कि तुम ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे हो। तभी गुवोन की सारी उंगलियां जलने लग जाती है, लेकिन बच्ची की मॉम कहती है कि मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बच्ची को बचा लो। मेरी बेटी के लिए मैं नरक से भी बदतर जगह जाने के लिए तैयार हूँ, पर क्या आप सच में मेरी बेटी को ठीक कर सकते हैं। गुवोन उन्हें साइन करने के लिए कहता है और उनके बेटी के कैंसर को ठीक कर देता है। फिर आराम से बाहर निकलकर उस फायर के बारे में सोचने लग जाता है, इतनी जल्दी उसकी उंगली जलाने वाली फायर की स्पीड क्यों बढ़ रही थी। पर दोही तो गुवोन के इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही होती है। तो गुवोन उससे अच्छे केक शॉप के बारे में पूछता है कि वो डील साइन कराने के बाद केक खाकर सेलिब्रेट करता है। तो दोही उससे कहती कि तुम अपने आप को जलने से बचाने के लिए इंसानों के मजबूरियों का फायदा उठाकर उनसे डील साइन करवाते हो और अगर डील नहीं कर पाए तो फायर तुम्हें जला देती है। तो तुम ये काम अपने सेल्फिश रीजन के लिए कर रहे हो। गुवोन कहता है यही मेरा काम है क्योंकि मैं अपने आप को जलाकर राख नहीं करना चाहता। दोही कहती है तुम अपने आप को बचाने के लिए दूसरों की जिंदगी के साथ खेलते हो, क्या ये तुम्हें सही लगता है। गुवोन कहता है दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती और मैं तो उल्टा इंसानों की विश पूरी करता हूँ, इसकी कीमत उन्हें चुकानी तो पड़ेगी ना। इस पर दोही कहती है तुम सच में शैतान हो, इंसानों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उनकी जान लेते हो। गुवोन कहता है कि पर मैंने तो उस बच्ची की जान बचाई, क्या तुमने देखा नहीं वो बच्ची मरने वाली थी। इस पर दोही कहती है कि पर तुमने कभी ये सोचा है कि उस बच्ची को जब पता चलेगा कि वो जिंदा है अपनी मॉम की कुर्बानी की वजह से, तब वो अपनी पूरी लाइफ कितनी गिल्टी फील करेगी। लेकिन गुवोन कहता है कि अब ये इंसानों के बेकार इमोशंस के बारे में बात करना छोड़ो, मुझे एक अच्छे से केक शॉप पर ले चलो। लेकिन दोही तो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो गुवोन उसे रोककर उसके ऑफिस ही चलने के लिए कहता है, पर दोही उसे कहती कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ना ही आज से तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम जैसे डेविल को मैं अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती। ये कहकर वो चली जाती है। तो गुवोन कहता है कि सेल्फिशनेस के मामले में इंसान डेमन से काफी गुना आगे है, जब किसी मुसीबत में पड़ोगी तब तुम्हें मेरी जरूरत का एहसास होगा। सीन कट होता है, हमें मैडम जू को दिखाया जाता है जो कि उसी हैंड ग्लव्स वाले बंदे को डांट रही होती है कि तुमने अपने बुरे काम को अंजाम देने के लिए एक जान ले ली, तुमने जो किया इसके लिए तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब ये सुन ग्लव्स वाला बंदा यहाँ से जाने लगता है और दूर खिड़की से वो मैडम जू की ओर देखता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। यहाँ भी हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। पर इधर गुवोन तो बड़े मजे के साथ केक खा रहा था नया डील करने की खुशी में। तभी बटलर आकर बताता है कि आपने जो कंडीशन बताया था अपना टैटू दोही के हाथ से वापस लेने के बारे में, वो मैंने पता कर लिए हैं। टाइम था रात के 12:30 बजे का। समंदर के पानी का टेम्परेचर था 15.8 डिग्री सेल्सियस। पर एक प्रॉब्लम है, वो रात फुल मून नाइट था जो रात हर 29.5 दिन के बाद आता है। इसके लिए अभी आपको 28 दिन का वेट करना पड़ेगा। गुवोन कहता है कि ये तो बहुत देर हो जाएगा। बटलर के पूछने पर वो बताता है कि दोही ने मुझे काम से निकाल दिया। पता नहीं यार, ये इंसान कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल होते हैं। मैं लोगों की विश पूरी कर रहा हूँ और वो मुझे गलत बता रही है। वहीं इधर गुवोन के जाने के बाद दोही काफी चुपचाप सी रहने लग जाती है और वो अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करती है। इसके लिए वो लाइसेंस्ड गन और इमरजेंसी टूल्स भी रखती है और मिशन कल उसके लिए बॉडीगार्ड्स का भी इंतजाम कर देगी कहती है। वहीं इधर गुवोन को
दोही की वो गिल्टी वाली बातें ही याद आ रही थी, इसलिए वो हॉस्पिटल चला जाता है उस बच्ची को मिलने के लिए। जहाँ ग्लास में पानी भरने के बाद वो बच्ची गुवान से टकराती है, तभी उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो बच्ची गुवान को सॉरी कहती है, तो गुवान उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई विश है। डैड बताते हैं कि इसकी विश तो पूरी होने वाली है, क्योंकि वो अपना बर्थडे हॉस्पिटल से बाहर मनाना चाहती थी और आज वो हॉस्पिटल से बाहर जा सकती है। तो गुवान बच्ची से पूछता है कि क्या यही तुम्हारी विश है, पर बच्ची गुवान को पास बुलाकर उसके कान में बताती है कि मेरी ये विश है कि मेरी वजह से मेरे मॉम डैड को आगे कभी भी सफर ना करना पड़े। यानी बच्ची तो बस अपने मॉम डैड को दुखी नहीं देखना चाहती थी। तभी बच्ची की मम्मी उसे पीछे से बुलाती है, तो तीनों काफी ज्यादा हैप्पी होकर बच्ची का बर्थडे मनाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन गुवान तो इस छोटी सी बच्ची की बात सुनकर शॉक्ड रह गया था। इतनी छोटी बच्ची को अपनी चिंता छोड़कर अपने मॉम डैड की फिक्र है और इसके मम्मी पापा को भी सिर्फ अपने बच्चे की खुशियाँ चाहिए। इसलिए गुवान थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसे ऐसे इंसान पहली बार मिले थे। इधर दोही जिस रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रही थी, वहीं पर बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो दोही उन तीनों को इतना हंसता खेलता हुआ देखकर काफी हैप्पी होती है, पर उसे ये देखकर अपने मम्मी पापा की याद आती है। देन वो मिशन के साथ ऑफिस लौटती है। मिशन बताती है कि आपके बॉडीगार्ड का इंतजाम कर दिया है। दोही जैसे ही कार से बाहर निकलने वाली होती है कि तभी बाहर गुवान खड़ा होता है हाथ में छाता पकड़े, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। दोनों काफी देर तक बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं गुवान तो अब फुल बॉडीगार्ड के अंदाज में होता है। जिसके बाद वो सभी ऑफिस के अंदर आते हैं, जहाँ गुवान मिशन से पूछता है कि क्या मुझे कोई गन या फिर कोई वेपन मिलेगा। लेकिन मिशन तो उसे मार्शल आर्ट्स की किताब और वेपन्स ट्यूटोरियल की किताब पकड़ा देती है, जिन्हें गुवान लेकर पढ़ने बैठ जाता है। ऑफिस के सारे स्टाफ्स तो उसके बारे में गॉसिप करने में ही बिजी होते हैं, स्पेशली लड़कियां तो गुवान के हैंडसमनेस पे फिदा हो गई थी। लेकिन गुवान तो फुल कंसंट्रेशन के साथ बुक्स पढ़ रहा था। देन ऑफिस के बाद गुवान उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा था, तो ही उससे पूछते कि तुमने अपना माइंड क्यों चेंज किया। गुवान कहता है कि मेरी लाइफ कुछ ज्यादा ही पीसफुल हो गई थी, इसीलिए सोचा कि कुछ प्रॉब्लम्स के ही गले पड़ जाऊं। तो ही पूछते कि वैसे तुम डेमन कैसे बने, या तुम पैदा ही डेमन हुए थे, और वैसे तुम्हारी एज क्या है। गुवान बताता है कि मैं डेमन की लाइफ 200 सालों से जी रहा हूँ, पर मैं पहले इंसान हुआ करता था, पर तुम सब जैसे लो लेवल का नहीं था, इसीलिए तो गॉड ने सारे इंसानों में से मुझे चूज किया हेल की जिम्मेदारी संभालने के लिए, क्योंकि तुम इंसानों के मुकाबले मेरा लेवल ही अलग था। पर दोही तो उसकी बात को मजाक में उड़ा देती है। तभी वो मैडम जू को कॉल लगाने जाती है, लेकिन उनका कॉल नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए उनके घर की ओर जाती है। और वहाँ जाकर वो देखती है कि मैडम जू तो अपने ग्रीन हाउस में बैठे हुए ही मर चुकी थी। जो देख दोही काफी ज्यादा सैड होती है, फूट फूट कर रोने लग जाती है और गुवान से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि मैं तुम्हारे हर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरी मैडम जू को बचा लो। इस पर गुवान उसे कहता है कि मैं किसी मरे हुए को वापस से जिंदा नहीं कर सकता। जो सुन दोही तो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। इसके बाद हमें मैडम जू के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मैडम जू का बेटा और बेटी दोनों ही अपने फेक आंसू के साथ वहाँ पर खड़े होते हैं। वहीं दोही उनसे थोड़ी दूर मैडम जू को याद कर रही थी। तभी जूसियो उसके पास आकर उसे बताता है कि मैडम जू ने मरने से पहले एक फाइनेंशियल ऑडिट टीम बनाई थी, लेकिन अभी उस ऑडिट टीम को बोर्ड मेंबर्स ने कैंसिल कर दिया है। जो सुन दोही तो सोच में होती है। तभी सुहान आकर उसे नीचा दिखाने लग जाती है कि अब तो तुम्हारी साइड लेने के लिए मॉम भी नहीं है, पर दोही तो उसे चुप करा देती है। तभी सुहान के बच्चे वहाँ कुछ बॉटल्स फोड़कर भागने लग जाते हैं, तो सुहान उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागती है। जो देख यहाँ मौजूद सभी लोग तो हंसने लग जाते हैं। जो देख दोही और गुवान को ये समझने में देर नहीं होती, यहाँ पर कोई फ्यूनरल नहीं चल रहा, यहाँ तो पार्टी हो रही है। दोही आसपास देखते है कि सारे बड़े बड़े शेयर होल्डर्स और बिजनेस पार्टनर्स कि सब लोग तो यहाँ बस बिजनेस की बातें कर रहे हैं। जो सब देखकर दोही को बहुत ही बुरा फील होता है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। वहीं इस पार्टी में हम उस किलर को भी देखते हैं जो दोही पर नजर रखे हुए था। इसके बाद सिक्योरिटी का ड्रेस पहनकर वो घर के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में घुस जाता है। दोही अपसेट होकर मैडम जू के ग्रीन रूम में आती है, जहाँ वो प्लांट्स लगाया करती थी और उनके साथ अपने पलों को याद कर रही थी। तभी यहाँ पर नोसुक का बेटा म्योंग आता है, जो यहाँ सिगरेट जलाने वाला था। तो दोही उसे मना करती है, क्योंकि मैडम जू को सिगरेट की बदबू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन म्योंग कहता है कि बुढ़ी तो मर चुकी है और ये सब कुछ अब मेरे डैड का है, इसके बाद मेरा होगा, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर दोही तो गुस्से में उसका सिगरेट लेकर फेंक देती है। जो देख म्योंग कहता है कि आज मैं जाने देता हूँ, क्योंकि आज बहुत ही खुशी का दिन है, पर अगली बार ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोचना भी मत। दोही कुछ कहने जा रही थी, तभी वहाँ पर गुवान आ जाता है। तो म्योंग उससे पूछता है कि आखिर तू है कौन। देखकर लगता है बॉडीगार्ड है। गुवान कहता है मैं मिस दोही के लिए कुछ ऐसा हूँ जो उनसे दूर नहीं जा सकता, पर ना ही मैं इनका बॉयफ्रेंड हूँ ना ही एक्स। म्योंग कहता है समझ गया, तू भी इसकी तरह सड़क छाप है। ये कहकर वो जाने लगता है तो गुवान दोही का हाथ होल्ड करता है अपनी पावर से म्योंग को दरवाजे से टकराता है। जो देख दोही स्माइल करती है। तन गुवान दोही के साथ बैठकर मैडम जू के बारे में काफी सारी बातें करता है और दोही को कंसोल भी करता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, जो इन सभी को बात करने के लिए अंदर बुलाते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि मैडम जू के बॉडी में डिक्लोफेनेक नाम के मेडिसिन के पार्टिकल्स मिले हैं। लगता है मरने से पहले उन्होंने वही खाया था। जो सुन दोही बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैडम जू ने कभी भी उस मेडिसिन को नहीं लिया, क्योंकि वो उस मेडिसिन से एलर्जिक थी। इससे दोही तो समझ जाती है कि उनकी मौत नेचुरल हार्ट अटैक से नहीं हुआ है। पर नोसुक कहता है कि इन सब का अब कोई फायदा नहीं है। अभी हमारी कंपनी के लिए यही अच्छा होगा कि हम अनाउंस करें कि उनकी मौत नेचुरल हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि हमारे शेयर्स ऑलरेडी डाउन चल रहे हैं और अगर इस बारे में बताया तो बाहर बहुत सारी गॉसिप्स होंगी, जिससे हमारी कंपनी को बहुत नुकसान होने वाला है। इसीलिए ये सब तो मान जाते हैं इसे हार्ट अटैक बताने के लिए। पर दोही कहती कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस है, किसी ने जानबूझकर उनकी मेडिसिन बदली है।
है, पर सुवान कहते कि सच पता करने के बाद भी इसका तो कोई फायदा नहीं होने वाला, हमारी मॉम वापस से जिंदा नहीं हो जाएंगी, इसलिए अभी हमें कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। तो वो पुलिस वालों को भी इस बारे में कुछ भी बताने से मना करता है और बाहर इस बारे में अनाउंस करने जाता है। लेकिन दोही तो समझ जाती है कि मैडम जू को इनमें से ही किसी ने मारा है, इसलिए वो अपनी मैडम जू को इंसाफ दिलाने के लिए बाहर जाकर सबके सामने कह देती है कि मैडम जू की मौत नेचुरल नहीं है, बल्कि उनका किसी ने मर्डर किया है। लेकिन यहाँ सारे बंदे नोसुक के ही थे, इसलिए वो उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, अपने गार्ड्स को उसके साथ लगा देते हैं और मैडम जू के लॉयर को उनकी विल पढ़ने के लिए कहता है। अब ये लोग तो सोचकर बैठे थे कि मैडम जू अपनी सारी प्रॉपर्टीज और मेरा ग्रुप अपने बड़े बेटे को देंगे, लेकिन उन्होंने तो अपनी सारी प्रॉपर्टीज, शेयर और कंपनी दोही के नाम पर ट्रांसफर कर दिया था। पर एक कंडीशन भी था कि मैडम जू के मरने के 1 साल के अंदर उसे शादी करनी पड़ेगी, तभी उसे ये सब कुछ मिलेगा, वरना सब कुछ एक वेलफेयर फंड में चला जाएगा। जो सुन तो सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, स्पेशली नोसुक और सुवान। वहीं दोही भी ये सुनकर हैरान थी। दोही ये सब सुनकर लॉयर के पास आती है, वहीं सुवान तो पागलों की तरह हरकत करने लग जाती है। वहीं नोसुक की वाइफ कहती कि तुम इसे एक्सेप्ट तो नहीं करोगी ना। लॉयर मैडम जू का लिखा हुआ 3 लेटर नोसुक, सुवान और दोही को देते हैं। सुवान तो दोही पर अटैक करने ही आ जाती है, पर जूसियोक उसे पीछे हटा देता है। दोही तो मैडम जू का लेटर देखकर काफी इमोशनल होकर उनकी तस्वीर की ओर देखती है, अपने मन में कहती है कि आपको जिसने भी मारा है उसे मैं सजा दिलाकर रहूंगी और सच का पता लगाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे उस डेमन से हाथ क्यों ना मिलाना पड़े, और आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसे मैं पूरी शिद्दत के साथ निभाऊंगी। ये बोलकर वो गुआन की ओर जाती है, उनसे कहती है और उसे डायरेक्टली शादी करने के लिए कहती है, और ये बोलकर वो मैडम जू का दिया हुआ एक रिंग निकालती है और गुआन की ओर बढ़ाती है, जिससे गुआन तो हैरान रह जाता है। इसी के साथ पार्ट 7 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो पार्ट 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोही गुवॉन को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करती है, जो सुन सभी लोग तो हैरान रह जाते हैं। गॉसिप शुरू हो जाती है गुवॉन को लेकर कि आखिर ये है कौन। वहीं दोही के कंपनी के एम्प्लॉइज तो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, लेकिन गुवॉन तो कह देता है कि मुझे शादी नहीं करनी। जो सुन अगेन सब लोग शॉक्ड होते हैं, इसने मेरे ग्रुप की होने वाली चेयरवुमन का प्रपोजल कैसे ठुकराया। वहीं इस रिजेक्शन से दोही का तो सबके सामने बहुत ही बड़ा सा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया। जूसियोक दोही से कुछ कहने जाता है, पर दोही उसे मना करती है क्योंकि वो तो ऑलरेडी काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो चुकी थी, इसीलिए वो चुपचाप से यहाँ से जाने लगती है और उसके पीछे पीछे गुवॉन भी आ रहा होता है। तो दोही उसे थोड़ा चिढ़ते हुए कहती कि अब मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो तुम। गुवॉन कहता है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, आखिर मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड जो हूँ। जो सुन दोही तो उसे गुस्से में घूरती है। जो देख गुवॉन कहता है कि मैं अपना काम और अपने पर्सनल लाइफ को अलग रखता हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है। जो देख दोही तो और चिढ़ जाती है, कहती है कि मैं ही पागल थी जो इसे शादी के लिए पूछ लिया। ये बोलकर वो बाहर निकल जाती है, तो गुवॉन सारे मीडिया वालों को पीछे हटाने लगता है और उसके साथ चला जाता है। पर मैडम जू के इस फैसले से उनके फैमिली वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका फेस देखकर ही हमें समझ आता है। अगले सीन में हम सुवान के बच्चे ऑस्टिन और जस्टिन को देखते हैं, जो फिर से वाइन के बोतल के साथ खेलने लग जाते हैं। किसी के आने की आवाज सुनकर वो टेबल के नीचे छुप जाते हैं। सुवान तो पागलों की तरह चिल्लाते हुए आती है कि हमारी मॉम ने हमें ही धोखा दे दिया और इस दोही ने हमारी मॉम की इनहेरिटेंस लेने के लिए हमारे ही सामने एक रैंडम बंदे को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हमें दोही के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए। जिस पर नोसुक कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। इनहेरिटेंस लॉ के हिसाब से मॉम ने हम दोनों को अपने अपने शेयर्स दिए हैं और बाकी उनके नाम के शेयर्स और सारी कंपनीज, और उन्हें मैनेज कौन करेगा इसका फैसला उनके हाथ में था, जो उन्होंने दोही के नाम ट्रांसफर कर दिया है। सुवान कहती कि अगर हम कोर्ट में ये बता दे कि मॉम मेंटली अनस्टेबल थी और दोही ने फोर्सफुली उनसे ये विल बनवाई, नोसुक कहता है इसका भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मॉम ने लीगली ये विल बनवाई है उनके सारे लॉयर्स, अटॉर्नीज और लीगल एडवाइजर के सामने। जिससे सुवान तो फिर से पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है और जाकर मैडम जू के चेयर में बैठ जाती है। तो बच्चे उसे चिल्लाता हुआ देखकर भाग जाते हैं। वहीं हम देखते हैं नोसुक मैडम जू के चश्मे की ओर देखता है और हमें 12 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ नोसुक ने कुछ तो क्राइम किया था, मे भी किसी इंसान को मारा था। जिससे मैडम जू तो गुस्सा होकर फोन पर किसी से कहती है कि अगर इसने क्राइम की है तो इसे सजा भी जरूर मिलेगी। वहीं नोसुक उनसे रिक्वेस्ट करता रह जाता है, मॉम मुझे पता नहीं था कि वो इंसान है, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर मैडम जो अपने फैसले से नहीं हटती। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, नोसुक की वाइफ कहती है कि मॉम ने तुम्हें फिर से साइड लाइन कर दिया। तो नोसुक कहता है कि अगर मॉम यही चाहती है तो मैं उनका ऑर्डर फॉलो करूंगा, पर हम उसकी आंखों में गुस्सा साफ देख पाते हैं। वही द नोसुक का बेटा म्योंग मैडम जू के ग्रीन हाउस में सिगरेट पीता है, जिससे हम समझ तो जाते हैं कि ये भी कुछ कम नहीं है। इधर गुवन दोही के साथ कार में होता है, जहाँ वो कुछ कहने जाता है, पर इससे पहले दोही कहती है कि मैं बिल्कुल चिल हूँ और जो भी हुआ उसे भूल भी चुकी हूँ। तो गुवन पूछता है कि फिर तुम पीछे क्यों बैठी हो। दोही कहती है मेरी जगह हमेशा से ही यहीं पर थी। गुवन फिर से कुछ पूछने जा रहा था, पर दोही उसे रोककर कहती कि अगर तुम एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो कि तुमने सबके सामने मेरा प्रपोजल क्यों ठुकराया, तो मुझे वो जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। गुवन कहता है मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, पर दोही फिर से उसे रोककर कहती कि मैं काफी दिनों से अच्छे से सोई नहीं हूँ और मेरा दिमाग भी उस टाइम सही नहीं चल रहा था, इसलिए उस टाइम मैंने तुम्हें जो भी कहा वो बस स्लीप टॉकिंग थी।
तो दोही एम्बैरेस होने से बचने के लिए कहती है कि कहीं तुमने उसे सच तो नहीं समझ लिया। गुवन पूछता है क्या उस प्रपोजल को। दोही कहती है इतना ग्रैंड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, इसे हम छोटा सा एक्सीडेंट कह सकते हैं जिसके बारे में मैं केयर नहीं करती। गुवन कहता है कि फिर मुझे कौन सी पड़ी है। जो सुन दोही तो और चिढ़ जाती है और उसकी बातें बंद कराने के लिए म्यूजिक प्ले करने के लिए कहती है। गुवन लाइट मोड गाने सर्च करता है जहाँ पहले गाने का नाम था विल आई गेट मैरिड। शादी का गाना सुनकर दोही चेंज करने के लिए कहती है, जहाँ दूसरे गाने के लिरिक्स भी शादी से रिलेटेड ही थे। दोही फिर चेंज करने को कहती है, जहाँ तीसरे गाने का भी लिरिक्स विल यू मैरी मी से शुरू होता है। जो सुन गुवन कहता है कि ये इंसानों को क्या हो गया, सबके दिमाग में बस शादी की ही बात चल रही है। तो अब दोही उसे गाना बंद करने के लिए कहती है। तो वो लोग दोही के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। निकलने से पहले दोही कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों के काम के बीच नहीं आएगी और मेरे दिमाग में उसको लेकर कुछ भी नहीं चल रहा। ये बोलकर वो जल्दी से निकल जाती है। गुवन देखता है कि मैडम जू का लिखा हुआ दोही के लिए लेटर वहीं पर छूट गया था। इधर दोही अपने आप से कह रही होती कि मैं बिल्कुल भी हट नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच में थोड़ी ना उससे शादी करना चाहती हूँ। वो तो बस मुझे सामने दिख गया इसीलिए मैंने कह दिया, बस मेरा और कोई इरादा नहीं था। ये कहकर वो अपने आप को दिलासा देते हुए आगे जा रही थी। पर फिर अचानक उसे गुवन पे गुस्सा आता है। वो चिल्लाकर कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो मुझसे फ्लर्ट क्यों करते हो और बार बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो। अब उसने ये दरवाजे की ओर इशारा करके जोर से कहा था। हम देखते हैं कि दरवाजे पर गुवन आया हुआ था जो बेल बजाने ही जा रहा था पर रुक जाता है। दोही का गुस्सा सुनकर, क्योंकि अंदर से वो गुस्से से चिल्ला रही थी कि अब दोबारा आओ तुम मेरे सामने, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। गुवन तो डर के मारे जाने लगता है पर फिर लेटर को देखकर वापस से बेल बजाने जाता है। पर अंदर से फिर से दोही चिल्लाकर कहती कि इस बार आया ना तो हाथियों पर यूज करने वाले ट्रैंक्विलाइजर गन से उसके गर्दन पे हाई डोज के साथ ऐसा मारूंगी कि उसके सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। जो सुन गुवन तो डरते हुए कहता है कि अभी मेरा इसके सामने ना जाना ही ठीक होगा। इसीलिए वो बिना आवाज किए गेट से थोड़ी दूर जाता है फिर भाग जाता है। तो ही अपना गुस्सा निकालने के बाद अपने रूम की ओर जा ही रही थी, तभी उसके घर की घंटी बजती है। तो ही सोचती है कि गुवन होगा और उसने बातें सुन ली होगी, पर वो मॉनिटर में चेक करती है तो वो जूसियोक होता है। तो अंदर आकर दोनों मैडम जू के डेथ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जूसियोक कहता है कि उन्होंने मैडम जू को मार दिया उस ऑडिट टीम को रोकने के लिए, ताकि कंपनी में हो रही फ्रॉड का पता ना चले और अब वो लोग तुम्हारी जान के पीछे भी है। दोही कहती मुझे सच का पता लगाना ही होगा, इसके लिए मुझे चेयरमैन बनना पड़ेगा और एक ऑडिट टीम मुझे ही बनानी पड़ेगी ताकि पता चल सके कि कंपनी में कौन फ्रॉड कर रहा है और मैडम जू को किसने मारा। जूसियोक कहता है कि तुम्हें इन सब से बाहर रहना चाहिए वरना तुम और ज्यादा खतरे में पड़ोगी। दोही कहती खतरे में तो मैं अब भी हूँ जब तक वो कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाता। देन कहती है कि सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से उन लोगों ने मैडम जू को मारा। मैंने ही उन्हें तेजन के बारे में बताया जिससे उन्हें कंपनी में चल रही फ्रॉड के बारे में पता चला और मैडम जू को रोकने के लिए उन लोगों ने उन्हें मार दिया। जूसियोक कहता है कि कभी न कभी तो उन्हें सच का पता चलना ही था। दोही कहती है इसीलिए तो मैं अब सच का पता लगाऊंगी। तो जूसियोक पूछता है कि फ्यूनरल में जो लड़का था वो गुवन जिससे तुम डेट पर मिली थी, तुमने अचानक से उसे शादी के लिए कैसे पूछा? तुम उससे ब्लाइंड डेट पे एक ही बार मिली हो। दोही कहती है कि वो मेरे लिए ब्लाइंड डेट से थोड़ा ज्यादा है। जूसियोक पूछता है कि क्या तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स है? दोही कहती है ऐसा भी नहीं, पर उसने मुझे काफी बार बचाया है। जूसियोक कहता है कि तो इसीलिए तुमने उसे अपना बॉडीगार्ड बनाया? दोही कहती है हाँ, और अभी सिर्फ वही है जो मुझे सबसे ज्यादा सेफ रख सकता है किसी और के कंपैरिजन में। ये सुन हम नोटिस करते हैं कि जूसियोक का फेस थोड़ा उतर जाता है। गुवन अपने ऑफिस वापस आता है तो बटलर को देखकर कहता है कि तुम हमेशा मेरी जगह पर क्या करते हो? बटलर कहता है कि क्योंकि आपका ऑफिस बहुत ही अच्छा है। फिर उससे पूछता है कि ये रिच फैमिलीज का फ्यूनरल कैसा होता है, वहाँ का खाना कैसा था? गुवन बताता है कि वो कोई फ्यूनरल नहीं था बल्कि उधर तो पार्टी चल रही थी। इन इंसानों के लालच का कोई लिमिट नहीं होता, ऊपर से ये दोही मैं उसका बॉडीगार्ड तो बना पर अब वो मुझसे शादी करना चाहती है। जो सुन बटलर तो हैरान होता है और कहता है कि फिर उस मूवी की कहानी सच है? गुवन उससे मूवी के बारे में पूछता है तो बटलर उसे द बॉडीगार्ड नाम का एक मूवी के बारे में बताने लगता है जिसमें एक सिंगर और उसके बॉडीगार्ड की लव स्टोरी थी, जिसमें पहले तो वो दोनों एक दूसरे को नफरत करते थे पर धीरे धीरे साथ रहते हुए उनकी नफरत प्यार में बदल गई। गुवन कहता है कि हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसने कहा कि उसने मुझे स्लीप टॉक करते हुए प्रपोज किया था और वो सीरियस भी नहीं थी। पर बटलर कहता है कि सोते हुए और ड्रंक होने के बाद इंसान तो और ज्यादा सिंसियर होता है अपनी फीलिंग्स को लेकर। तभी वो उस मूवी का एक डायलॉग मारने लग जाता है। बॉडीगार्ड्स के 3 रूल होते हैं। बॉस को अपनी नजरों से दूर मत जाने दो, सेकंड रूल हमेशा उसके पास रहो, एंड थर्ड कभी उसके प्यार में मत पड़ना। जैसन गुवन उसे साइड हटाता है और उसे कहता है कि ये प्यार व्यार बस इंसानों का डेल्यूजन होता है। तो बटलर कहता है कि आपको तो प्यार के बारे में कुछ पता ही नहीं है। गुवन कहता है मुझे पता है पर मैं उन बेकार चीजों में नहीं पड़ता। प्यार बस इंसानों की कमजोरी है। एक तो ये इंसान ऑलरेडी दिमाग से पैदल होते हैं, ऊपर से ये प्यार उन्हें और ज्यादा कमजोर बनाती है। जोसन बटलर कहता है कि आपको कभी प्यार नहीं मिला ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। अगर आपको वो प्यार मिलता तो आप डेमन नहीं बनते, एक गार्डियन एंजल बनते। जोसन गुवन उसे कहता है कि बहुत हो गया तुम्हारा गार्डियंस को लेकर बकवास, अब जाओ और अपने काम पर लगो। मेरे टेबल पे पड़ी उन फाइल्स का काम किया तूने? बटलर कहता है कि मैंने तो कब से अपना काम कंप्लीट कर लिया है, अभी तो आपका काम बचा है उन सारी फाइलों में अपनी साइन करने का। जोसन गुवन शॉकिंगली पूछता है कि क्या मुझे उन सारी फाइलों में साइन करनी है? कट होता है हमें इधर दोही के अपार्टमेंट में दिखाया जाता है। जूसियोक सोफे पर सोने जा रहा था, दोही उसे कहती कि मैं अभी ठीक हूँ इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। जूसियोक को दोही की फिक्र होती इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, वो भी अभी इस सिचुएशन में, मैं यही हॉल पे रह जाता हूँ। दोही कहती कि तुम्हें पता है ना कि किसी और के रहने पे मुझे नींद नहीं आती। जूसियोक कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर रुक जाता हूँ। दोही कहती भाई मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ, मुझे शायद तुम्हें बताना नहीं चाहिए था उन सब के बारे में। जूसियोक कहता है कि इस बारे में सोचना भी मत, जो भी होगा सबसे पहले तुम मुझे बताओगी। तो दोही कहती कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नींद आएगी कि तुम मेरे डोर के बाहर जगे हुए हो, इसीलिए तुम आराम से घर जाओ और
मेरी चिंता मत करो। तो जूसियोक फाइनली मान जाता है, पर जाने से पहले वो दोही के फोन में इमरजेंसी नंबर की जगह पर उसका नंबर डाल देता है और उससे कुछ भी हो तो तुरंत फोन करने के लिए कहता है। तो उसके जाने के बाद दोही सोच रही होती है कि अभी उसे क्या करना चाहिए, पर तभी उसके फ्रेंड्स ग्रुप में सभी लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि वो लड़का कौन है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमने उसे डायरेक्टली शादी के लिए पूछ लिया। जो उसे देख दोही समझ नहीं पा रही थी कि इन्हें आखिर कैसे पता चला। पूछने पर उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि अभी सोशल मीडिया पर यही हॉट टॉपिक बन गया है। दोही चेक करती है तो हर जगह यही न्यूज फैली हुई थी। मेरे ग्रुप की होने वाली चेयरमैन को एक लड़के ने उनकी शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया। जो देख दोही शॉक्ड होती है। इधर गुवन के तो हाथ दुखने लग गए थे पेपर्स पे साइन करते करते, क्योंकि वो तो हमेशा से अपने पावर से साइन करा लेता था। तो बटलर पूछता कि फिर आपने दोही के प्रपोजल के बारे में क्या सोचा। गुवन कहता है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ जो उससे शादी करूंगा, मैं एक इंसान का बॉडीगार्ड बन गया यही बहुत है। मैं एक महान डेमन होकर एक लो लेवल इंसान से शादी करूं, ये तो वैसा ही हो गया कि एक मीट खाने वाला मुर्गी से शादी करता हो। मुझे इंसानों का शिकारी कहा जाता है और मैं उसी से शादी करूं, इम्पॉसिबल है। मुझे बस अगले फुल मून तक का वेट करना है, फिर उसे समंदर में ले जाकर अपना टैटू वापस लेना है, फिर मैं अपने रास्ते और वो अपने रास्ते निकल जाएगी। पर तभी वहाँ पर तलवार लेकर गायोंग पहुँच जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए आती है कि उस दोही की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें प्रपोज करने की। फिर उसे फोटो दिखाकर पूछती है कि दोही ने जिसे प्रपोज किया वो तुम ही थे ना। बटलर तो उसका गुस्सा शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन गायोंग तो गुस्से में उसकी ओर ही आने लगती है। दोनों तो घबरा जाते हैं, पर तभी गुवन के फोन में दोही का फोन आ जाता है जो उसे अभी के अभी मिलने बुलाती है। तो गुवन उसे मिलने चला जाता है, जहाँ दोही तो सनग्लास लगाकर उसका वेट कर रही थी। गुवन पूछता है कि इतनी रात को सनग्लास पहनकर कहीं तुम बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं बन गई। दोही तो गुस्से में उसे अपने फोन में न्यूज दिखाकर कहती है कि कैसे न पहनूं, तुमने तो मुझे एक ही दिन में सेलिब्रिटी बना दिया, जहाँ हर जगह मेरी बातें चल रही है। गुवन फोटो देखता है जिसमें उसका फेस ब्लर किया हुआ था, तो कहता है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फेस को ब्लर करने की, मेरे हैंडसमनेस को दिखाकर उनकी रीच और ज्यादा बढ़ती। जो सुन दोही तो गुस्से में कहती कि अगर तुम्हें अपने फेस की इतनी बड़ी होती तो तुमने मुझे सबके सामने मना क्यों किया। मानती हूँ मेरे स्टेटस की वजह से तुम्हारे लिए ये बात बहुत ही बड़ी थी, मैं कहाँ और तुम कहाँ, इसीलिए तुमने घबरा कर ना कह दिया होगा। गोवन कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं हमेशा सिंगल रहना चाहता हूँ। तो दोही कहती है सेम मैं भी। गोवन कहता है ठीक है फिर बात खत्म। दोही कहती है इतनी जल्दी खत्म कैसे होगी, मेरी लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट तुम्हारी वजह से अब सारी दुनिया को पता है। गोवन पूछता है कि फिर तुमने मुझे क्यों प्रपोज किया, वहाँ तो बहुत से लड़के थे। जिस पर दोही तो उसे कुछ भी नहीं कह पाती। गोवन कहता है कि कहीं वो बात सच तो नहीं है कि इंसान स्लिप टॉकिंग करते हुए और ड्रंक होकर सिंसियरली अपनी फीलिंग्स बताते हैं। दोही कहती मैंने कहा था ना कि मैं सीरियस नहीं थी। तो गोवन कहता है कि फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, सीरियस नहीं थी तो भूल जाओ बात खत्म और किसी और को ढूंढ लो जो तुमसे शादी करना चाहता हो। जो सुन दोही तो गुस्से में कहती है कि अगर तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी होगे तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। गोवन कहता है अच्छी बात है मैं तो बच गया। जो सुन दोही तो यहाँ से गुस्से में जाने लगती है और इसी के साथ पार्ट 8 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।